किस तरह की लड़की के साथ शादी करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसी बंदी से शादी करनी चाहिए जिसकी अप्रोच बहुत रियलिस्टिक हो, जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये जो शादी का रिलेशनशिप है ये बिना सेक्रीफाइस और बिना कॉम्प्रोमाइज के चल ही नहीं सकता। माँ बाप हैं वो तरबियत नहीं करते, वो ऐसा ही बच्चे है। को बड़ा करते हैं। जो उस शख्स की तरबियत है वो उसकी बीवी करती है। बीवी आपकी या शोहर आपका कोई थेरेपिस्ट नहीं है कि जो आपको पहले आके चेंज करे फिर वो आपके बच्चों की भी तरबियत करे। बीवी आके कभी भी तरबियत नहीं करती, सपोर्ट करती है। हम ये नहीं कह सकते कि बीवी ने आके या शोहर ने आके जो है ना वो तरबियत कर। इट डजंट मीन दैट कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं, आपको उस सारी चीजों के बारे में पता नहीं। आपकी लाइफ में किसी भी तरह का ट्रॉमा है ना तो अपने उस ग्रीफ पीरियड को कंप्लीट करें। जब हम वहां से एक पर्सन को जो उसके अंदर फीलिंग्स है हम कहते हैं ना सप्रेस करो, ठीक है, अपने अंदर दबा लो फीलिंग्स को और दुनिया के सामने वैसे एक्ट करो जैसे आपके बड़े कह रहे हैं। वहां पर वो जो आपका वुंड है वो बिल्कुल भी हील नहीं होगा, आपने उसको दबा दिया। जो आपके इमोशंस थे आपने उनको दबा दिया। मैं कहती हूँ सर आपको चीखे मार के भी रोना आ रहा है ना तो आप चीखे मार के रोना। ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। हमारे कल्चर के अंदर ना अगर आपका बेटा शराब पी रहा है, आपका बेटा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, आपके बेटे को पहले कोई इश्क मशूकी का भूत सवार था, उसकी मोहब्बत नहीं मिली तो उसने खुद को तबाह कर लिया। अब उसका एक ही हाल पेरेंट्स को समझ आता है कि इसकी शादी कर दो। अपनी दोस्त है जिसका 3 महीने पहले 1 महीना शादी रही है, बाद में पता चला कि लड़का नशा क्या, उसने फर्स्ट नाइट भी जो है ना वो नशा नहीं छोड़ा, इतना वो मतलब एडिक्टेड था। लेकिन पेरेंट्स ने बताया ही नहीं कुछ। 1 महीने के बाद जो है वो आपकी डिवोर्स हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह की लड़की के साथ शादी करनी चाहिए? किस तरह की लड़की के साथ शादी करनी चाहिए? अगर हम रिलीजियसली बात करें तो दीन ने एक बड़ा अच्छा हमें क्राइटेरिया जो है ना वो बताया हुआ है कि आप सबसे पहले लड़की का दीन देखें, फिर उसके बाद आप उसका बाकी हसब नसब, उसकी खूबसूरती, उसकी बाकी जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो देखें। अगर वैसे बात करें कि आजकल के दौर में आप किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए तो मुझे लगता है कि ऐसी बंदी से शादी करनी चाहिए जिसकी अप्रोच बहुत रियलिस्टिक हो, जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि ये जो शादी का रिलेशनशिप है ये बिना सेक्रीफाइस और बिना कॉम्प्रोमाइज के चल ही नहीं सकता। तो आप जब भी किसी लड़की को चूज करें तो आप उससे पूछें आपकी स्ट्रेंथ जो है उनके साथ तो हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन हमें वो बताएं कि कहाँ पर जो है वो आप सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में आपके ऑफ डेज भी आएंगे, आपके अच्छे दिन भी आएंगे। तो अच्छे दिनों में तो आपका पार्टनर आपके साथ बड़ा अच्छा चलेगा। बात यह है कि जब आपके ऑफ डेज चल रहे हैं, जब जिंदगी में कुछ मुश्किलात आ रही हैं, तो तब जो आपका पार्टनर है वो कितना स्ट्रेंथन है, वो किन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, किन चीजों पर सेक्रीफाइस कर सकता है। क्योंकि शादी बिना कॉम्प्रोमाइज और बिना सेक्रीफाइस के चलती ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। यानी आपके मुताबिक जो बर्दाश्त करने वाला, आपके साथ तावन करने वाला पार्टनर हो, बिल्कुल सपोर्टिव। रिलीजियसली आपने बात की लड़की शिया है, मैं लेदीस हूँ, शादी करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप बात करें कि लड़की जो है वो शिया है और लड़का जो है वो अहले हदीस है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका रिलीजियस डिफरेंस आएगा। और मैंने ऐसे बहुत ज्यादा कपल्स देखे हैं और मेरी बल्कि एक फ्रेंड है जिसकी रिसेंटली भी शादी हुई है और जिसमें जो लड़की वो शिया है और जो लड़का है वो अहले सुन्नत है। तो अब उनकी अच्छी गुजर रही है। क्यों? क्योंकि जो लड़का है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और जो लड़की है वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है। दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे। और ये चीजें शुरू में डिसाइड हुई थी कि अगर हमने एक साथ रहना है तो कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा कि आप मेरे लिए जो है वो आप शिया बनो या आप मेरे लिए जो है वो अहले सुन्नत बनो। तो उसमें दोनों अपने ही डोमेन में जो है वो चल रहे हैं और चीजों को लेके चल रहे हैं। बच्चे की शादी कर देती है, फिर सास में कम्प्लेक्स हो जाता है कि मेरी बहू मेरे बच्चे को छीन कर लेगी है। उस कम्प्लेक्स में जो है दोनों की लड़ाइयां होती हैं और एक घर तबाह हो जाता है। इसमें इलाज किसका करवाना चाहिए, बहू का या सास का? मुझे लगता है दोनों का। बेसिकली जो इलाज है वो एक लड़की का होना चाहिए, एक बेटी का होना चाहिए। क्योंकि एक जो बेटी है वो कल को जाके माँ बनेगी और एक बेटी जो है वो कल को जाके सास बनेगी। हमें शुरू से ही जो हमारी ट्रेनिंग है ना, जो हमारी माइंड की वायरिंग है वो शुरू से ही गलत हुई है। हमें जो एक्चुअल में मोहब्बत कर रहे हैं ना वो सिखाया ही नहीं गया। हम मोहब्बत ये समझते हैं कि मेरा आपके ऊपर हक है कि मैं आपको जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करूं। एक माँ है वो अपने बच्चे को क्या कहती है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो इसका मतलब है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। मोहब्बत एक्चुअली ये है, चाहे बहू की अपनी सास से हो या सास की बहू से या सास की अपने दामाद से या फिर बीवी की शौहर से, जहां पर भी मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल होगा वहां पर आप हमेशा दूसरे के फ्रीडम का ख्याल रखोगे। दूसरे पर्सन की जो पर्सनालिटी है, दूसरे पर्सन का जो अंदाज है, उसकी जो चीजें हैं आप उसको बदलना नहीं चाहोगे। आप उसके साथ पहले जो है वो अपना लिंक जोड़ोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे,
उसके बाद आप ये देखोगे कि कहाँ हमें जरूरत है इस रिश्ते को बेहतर करने की और वहीं पर हमें तब्दीली चाहिए। यहाँ पर सास जो है वो जब अपनी बेटी की शादी करती है तो वो चाहती है कि जो दामाद है वो मेरी बेटी के गुण गाए और मेरी बेटी के जो है वो मोहब्बत करे। लेकिन जैसे ही वो बेटे की शादी करती है तो उसके बाद जो अगर उनका जो बेटा है वो अपनी जॉब से वापस आ रहा है और वो सबसे पहले बीवी के पास जा रहा है और माँ को नहीं पूछ रहा, तो माँ सबसे पहले ये कंप्लेन करेंगे वो खून तो बदल गया है, मतलब खून तेरा मेरा प्यार नहीं रहा ना। साढ़े पंजाब ही कहते हैं तू थल्ले लग गए हैं। तो बिल्कुल मैं लफ्ज बोलना नहीं चाह रही थी, वो आपने बोल दिया कि वो ये बोली। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है, मुझे लगता है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी मोहब्बत के लेवल्स हैं। माँ से उसकी मोहब्बत कम नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती कि अगर वो माँ को सलाम नहीं करे तो उसकी मोहब्बत कम होगी। और बीवी को भी चाहिए कि अगर वो पहले माँ के पास जा रहा है और फिर बीवी के पास आ रहा है तो बीवी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसके शौहर की जो अपनी बीवी के लिए मोहब्बत है वो कम हो चुकी है। हाँ, जरूरत इस बात की समझने की है कि हर एक बंदे का अपना एक तरीका है, अपना एक म्यार है, एक अपना लेवल है, एक अपना रिश्ता है, अपना एक बॉन्ड है। माँ की रिप्लेसमेंट कभी भी बीवी नहीं कर सकती और बीवी की रिप्लेसमेंट कभी भी माँ नहीं कर सकती। बीवियां आके माँ छुड़वा देती होती हैं हम उनसे। मैं कहती हूँ कि कल को फिर जो है ना उनके बेटे भी जो उनकी शादी करेंगी तो उनकी भी जो बीवियां हैं वो भी फिर आपसे जो है ना वो आपके बेटे को आपसे दूर कर देंगी। सिंपल। बिल्कुल ठीक। मैं ये समझता हूँ जो जाती मैंने एनालाइज किया है कि जो माँ बाप हैं वो तरबियत नहीं करते, वो ऐसा ही बच्चे है। को बड़ा करते हैं और जब वो शादी के काबिल होता है उसकी शादी कर देते हैं। जो उस शख्स की तरबियत है वो उसकी बीवी करती है कि फलां जगह ते इतना पैसा लाना है, एदे नाल ए भाजी करनी है, एदे नाल इंज बोलना है, ए कपड़ा पाना है। आप इस बात को कैसे देखती हैं? अच्छा, मैं इसको ये समझती हूँ कि हमारे इस मुआशरे में पहले हमारे दौर में फिर भी तरबियत होती थी, हमारी भी तरबियत हुई है। लेकिन अभी ये जो मुआशरा चल रहा है ना, आप तो पोगो कार्टून नेटवर्क ये तरबियत करते हैं बच्चे की। बिल्कुल आपका डिजिटल, आपकी कंपनी, आपके इंस्टीट्यूट्स, आपकी चीजें, आपके आइडियल्स, वो आपकी जो है ना वो तरबियत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको ही अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। और शादी से पहले बीवी आपकी या शौहर आपका कोई थेरेपिस्ट नहीं है कि जो आपको पहले आके चेंज करे फिर वो आपके बच्चों की भी तरबियत करे। तो बीवी आके मेरे ख्याल एडजस्टमेंट करती है, तरबियत बीवी भी नहीं कर रही। तरबियत उसको गाइड, तरबियत सर एक बहुत बड़ा लफ्ज है। बीवी आके कभी भी तरबियत नहीं करती। काउंसलिंग तो करती है, काउंसलिंग नहीं, सपोर्ट करती है। काउंसलिंग के साथ साथ आप काउंसलिंग कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड करती है, उसको मैंने समझती बहुत है। सारे मर्दों को तब्दील होते देखा है शादी के बाद। अगर वो सख्त मजाज थे तो उन्हें नरम मजाज होते देखा है, ऐसा होगा। अगर नरम मजाज थे उन्हें सख्त मजाज होते देखा है। ऐसा है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बीवी ने आके या शौहर ने आके जो है ना वो तरबियत कर दी। तरबियत ऑलरेडी जो उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो चुकी होती है पहले 7 ईयर्स में, एक बच्चे की पूरी शख्सी हालत जो भी उसकी वो बनती है, उसकी पूरी जो आप कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। और शादी आपकी हो रही है लेट्स से 25 में, 26 में, 30 में, 34 में, उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप अपनी शौहर की नहीं बदल सकते और शौहर अपनी बीवी की नहीं चेंज कर सकता। तो अगर वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं एक कमरे में रहते हुए तो इट डजंट मीन दैट कि वो एक दूसरे की तरबियत कर रहे हैं। वो एडजस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इम्परफेक्ट हैं। तो उस एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करें, एफर्ट्स पुट करें। तो तरबियत जो है वो एक बड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि जहां पर वो बीवी जो है वो अपने शौहर की तरबियत करेगी या बच्चों की तरबियत करेगी। तो फोकस तरबियत जो कर रही होती है वो अपने बच्चों की कर रही होती है, लेकिन शौहर के साथ वो सपोर्ट कर रही है, उसको अंडरस्टैंड कर रही है, उसके साथ चल रही है, कंधे से कंधा मिला के उसके मुश्किल टाइम में उसको हील कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो ओवरऑल जो है वो टोटल आके पर्सन ही चेंज कर देगी। टोटली आपकी पर्सनैलिटी कभी भी शादी के बाद जो है वो बिल्कुल 360 के एंगल से चेंज नहीं हो सकती। कुछ तब्दीलियां आपके अंदर आती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन आप ये नहीं कह सकते एक शख्स पूरे का पूरा शादी के बाद तब्दील हो गया। कहीं पूरे होते हो भी जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल टर्म यूज होती है रन मुरीद। वो सर नहीं, आपके मिजाज के अंदर ना वो चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी। आपका पार्टनर आके ना आपके अंदर से वो चीजें बाहर निकालता है, चाहे वो आपका Explore अच्छापन करता है, है। हाँ जी, चाहे वो अच्छापन है या बुरापन है, आपका पार्टनर आपके अंदर से वो चीजें बाहर निकालेगा। तो वो आपके अंदर जो छुपी हुई चीजें थी वो उनको अयां करता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो उसके अंदर से पहले चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, नहीं, उसने कभी खुद को उस तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया था, चाहे वो उसके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं या उसके नेगेटिव ट्रेड्स हैं। कौन सा एज ग्रुप आप बेस्ट समझती हैं कि इतनी एज मर्द की हो और इतनी औरत की तो इनकी शादी हो जानी चाहिए?
अच्छा, ये Best हर friend किसी जिसे का कह लें। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि ये हर किसी के ना एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं। किसी को लगता है कि मैं एक बहुत मैच्योर पर्सन के साथ गुजारा कर सकती हूँ, किसी को लगता है कि नहीं मुझे एक लड़का चाहिए जो कि 24 का हो, मैं उसके साथ गुजारा कर सकती हूँ। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। द गर्ल आई एम, मुझे हमेशा से मैच्योर लोग अच्छे लगे हैं। मेरे अभी भी जो हमारी सिटिंग होती है, ये मेरी मीटिंग्स होती हैं, वो मेरे एजमेट्स के साथ नहीं होती। तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप है कि मैं एक मैच्योर पर्सन के साथ ही सर्वाइव कर सकती हूँ। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो पर्सनल बैकग्राउंड है वो क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, आपको किस तरह के लोगों की समझ आती है, किस तरह के लोगों के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड बनता है। तो वहां से आपको पता चलता है कि अच्छा मैं बहुत एक मैच्योर वाले पर्सन के साथ गुजारा कर सकती हूँ या बहुत कोई कम उम्र इनमेच्योर पर्सन के साथ गुजारा कर सकती हूँ। तो वो टोटली आपकी पर्सनैलिटी और आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक। आपकी शादी हो चुकी है, नहीं तो अभी आपकी एज क्या है? वैसे ये पूछना नहीं चाहिए खवातीन से। नहीं, आप पूछ ले। 27। 27। तो अभी Yes. आप कितनी उम्र के शख्स से शादी करेंगी? मुझे लगता है कि 30 अबव। 30 अबव। यस। खवातीन की जो हमारे यहाँ जिस जैसा कल्चर है, जिस माशरे में हम, तो वहाँ पे तो 22-23 साल के बाद तो बातें शुरू हो जाती हैं खानदान में। बिल्कुल, तो आपको नहीं ये फेस करनी पड़ी? मुझे डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ती है। खानदान के अलावा ये जो आपका सारा सोशल सर्कल है, आपके कॉलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अभी तो मैं जिस भी जगह पर जाऊं सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हाँ जी कब करें शादी। तो यानी अभी तो इस एक्सपीरियंस पे तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने ये एक्सपीरियंस किया ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मेरे क्लिनिक पर डिवोर्स के केसेस भी आ रहे हैं, और उसके बाद जो मैरिड कपल्स हैं वो भी आ रहे हैं, उसके बाद जो अनमैरिड है वो भी आ रहे हैं, जिनकी एंगेजमेंट्स हो चुके हैं वो भी आ रहे हैं, जो एक इमेच्योर रिलेशनशिप्स में वो भी आ रहे हैं। तो इट डजंट मीन दैट कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं, आपको उस सारी चीजों के बारे में पता नहीं। ये बिल्कुल वही बात है कि आप किसी गायनी के पास जाएं और आप उसे कहें नहीं हमने आपसे डिलीवरी नहीं करानी क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई। तो हम तो प्रोफेशनल हैं, तो हमारी इस फील्ड में ये जरूरी नहीं है कि हमारी शादी हुई हो तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। We can talk on it. नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आपकी शादी होगी आप इसे खुद एक्सपीरियंस करेंगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई आप different इसको experience फिर एक आप और वाज़ेह इसके ऊपर बात कर बिल्कुल, सकती ऐसा ही हैं। है। अभी आपने देखे हुए हैं, अभी कुछ लोग हैं वो कत्ल करते हैं। अब मैं हजारों कातिलों से मिल चुका हूँ, तो अब मैं कातिल तो नहीं है ना। ये जब मैं खुद किसी का करूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा उसकी फीलिंग क्या है, उसके अंदर डर क्या है या उसका क्या है। ऐसा ही है। अब मेरी बात समझ नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन जो है उसमें अगर उसके किसी करीबी की डेथ हो जाए, माँ की, वालिद की, तो उस सदमे को ना साथ लेके वो कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ में, और वो जो आम नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, सोचों में रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनका इलाज क्या है? अच्छा, जब वो बच्चा शुरू में ट्रॉमाटाइज्ड हो रहा है, जिसने डेथ देखी है और ऑब्वियसली अटैचमेंट होती है स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ, तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और अगर उस टाइम पर ऑन द सपोर्ट बच्चे को उस ट्रॉमा से नहीं निकाला जाता तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जब बच्चा बड़ा होता है वो हमें देखने को मिलती हैं। बच्चे में डिप्रेशन आता है, बच्चा एंजाइटी में जाता है, बच्चे की सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है, बच्चा उस तरह से ग्रूम नहीं कर पाता, बच्चा सोशली उस तरह से लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इमोशनली वो बहुत ज्यादा वीक होता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ तब आती है जब ऑन टाइम उसका वो जो ग्रीफ पीरियड है वो अच्छे तरीके से मैनेज ना किया जाए। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही पेरेंट्स की डेथ हो रही है तो बच्चों को कोई काउंसलिंग सेंटर में लेके जाया जाता है या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है कि ताकि उनको जो है वो ऑन टाइम उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लोग 30-30 साल के बाद आ रहे होते हैं और अभी भी वो जो उनके पेरेंट्स का ग्रीफ है, वो जो दुख है, वो जो ट्रॉमा है उनके अंदर है। और वो जो वुंडेड सोल होती है आपकी, वो आपको सारी जिंदगी आपके साथ जो चलती है, तो वो जो आपका प्रेजेंट है वो भी खराब होता है क्योंकि आप मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एक अनरिजॉल्व चीज थी उसको ऑन टाइम रिजॉल्व होना चाहिए था, वो जख्म खुला पड़ा हुआ है। तो आप देखें कि वो आप उसके साथ साथ आपने उसको बंद भी नहीं किया, उसको हील भी नहीं किया, किसी से डिस्कस भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। लोग हमारे पास बचपन में तो नहीं आ सकते क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो जब वो 30 साल के होते हैं या 25 साल के होते हैं, 26 साल के होते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि अभी लाइफ में जो डिप्रेशन फेस चल रहा है ये क्यों चल रहा है। तो पीछे जो उसका रूट कॉज होता है वो डेथ होती है,
पेरेंट्स की डेथ होती है, पेरेंट्स की डिवोर्स भी होती है, या फिर घर का एनवायरनमेंट होता है, मल्टीपल रीजंस होती हैं। मैडम अब बच्चा वो हो गया है, इस तरह की पर्सनैलिटी बन गया, अब उसका इलाज क्या है उसको कि यानी जो आपकी डॉक्टरी है, माजरत के साथ इसे पाकिस्तान में शायद डॉक्टरी नहीं माना जाता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, पागलों को डॉक्टर कहा जाता है। नहीं, पागलों का क्या डॉक्टर ही नहीं माना जाता, यानी कि आपके पास जाना पैसे जाया करने के बराबर है। ऐसी मिथ्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही। इन बच्चों का इलाज आप ही के पास है, कोई ऐसा ही है, मेडिसिन बाबू। कोई चीज इनको ठीक नहीं कर सकती। True। तो क्या इलाज है जो होम में हमारी माएं कर सकें, बहनें कर सकें, उस बच्चे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेंगे कि वो वापस आ सके अपनी उन सोचों से? अच्छा, जब बच्चा जो है ना वो डिपेंड करता है किस एज में है। हमारे पास 2022 to 18 2022 में तो वो ऑलरेडी बच्चा एक उसके अंदर एक इनसाइट बिल्ड हो चुकी है, उसको अपनी इमोशंस का पता है, अपनी फीलिंग्स का पता है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, उसकी पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप हुई है। तो उस टाइम पर जो आपका ग्रीफ पीरियड होता है ना, तो वहां पर हमें ये नहीं करना चाहिए कि फौरन से उसको कहो कि अब इससे निकल आओ, फौरन से जो है ना अब तुम्हें कोई और काम शुरू करना चाहिए, या फौरन से डिस्ट्रैक्ट कर लो। आपकी लाइफ में किसी भी तरह का ट्रॉमा है ना, तो अपने उस ग्रीफ पीरियड को कंप्लीट करें। आप रोना चाह रहे हैं, आप प्लीज रो लें। आप अकेले रहना चाह रहे हैं, प्लीज आप अकेले रहें। आप उसको याद करना, आपका वो जो ग्रीफ पीरियड है ना, उसको आपने जरूर कंप्लीट करना है। आपने उस टाइम पीरियड में खुद को हील जरूर करना है। जो बड़े हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि अगर कोई बंदी 6 दिन रोई जा रही है, तो ऊपर से हमारे जो बड़े होते हैं ना, चुप कर जाओ, कुछ नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है, दुनिया का निजाम ऐसा ही चलता है। तो उस टाइम पर बंदा जो भी फील करना चाह रहा है, वो अकेला रहना चाह रहा है, उसका दिल नहीं कर रहा खाने पीने को, उसका दिल नहीं कर रहा किसी को मिले, उसको उसके हाल पर छोड़ो। जब हम वहां से एक पर्सन को जो उसके अंदर फीलिंग्स है, हम कहते हैं ना सप्रेस करो, ठीक है, अपने अंदर दबा लो फीलिंग्स को, और दुनिया के सामने वैसे एक्ट करो जैसे आपके बड़े कह रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो जो आपका वुंड है वो बिल्कुल भी हील नहीं होगा। आपने उसको दबा दिया, जो आपके इमोशंस थे आपने उनको दबा दिया। तो वहां पर उसको दबाना नहीं है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, किसी से बातचीत। हाँ, निकाल रोल। मैं कहती हूँ सर, आपको चीखे मार के भी रोना आ रहा है ना, तो आप चीखे मार के रोएं। अगर आपको लगता है कि कोई और आपकी बात सुन लेगा या किस तरीके से लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप वॉशरूम में जाके चीखें। आपका रोने का दिल है, क्योंकि आपका ग्रीफ पीरियड है ना। और ये सर, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई पेन है, आपको तकलीफ है, आपका अपना प्यारा आपसे जुदा हो गया है, वो फौत हो गया, आप उससे दोबारा कभी मिल नहीं सकते, आपकी यादें थी, आप 21-22 साल के अडल्ट हैं, आपको दुनिया की हर चीज का पता, आप सेंस कर सकते हैं। तो उस टाइम पर आपका चीखना, रोना, आपका अकेले रहना, आपका लोगों से अलग थलग रहना, बात ना करना, ये नॉर्मल बात है। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन लोग इसको शायद ये समझते हैं कि नहीं, इसको शायद कुछ ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। तो नहीं, उस पर्सन का वो जो ग्रीफ पीरियड है उसको अच्छे तरीके से हील होने दें, क्योंकि जब वो वुंड ऑन टाइम हील नहीं होगा, नेक्स्ट उस पर्सन को जाके इस तरह के बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो वो सफर करता है। तो ये मेन चीज है। अब इस तरह का बंदा है, अब उसके लिए कोई बंदी ले आए हैं जो पहले ही ज़हनी मरीज है, और इसको तो हम बीमारी नहीं ना समझते, ठीक है, कहते मूड ही नहीं है, ये रुखा रुखा हुआ है, तो उसके लिए कोई बंदी ले आए हैं, ठीक है। अब उसका मिजाज क्या है, ये तो उसने उसके साथ रहने के बाद पता चलेगा। उससे पहले तो उसकी माँ ने वो तारीफों के पहाड़ पे, मेरा पुत्र सीधा सच्चा, तो बोलते ही कोई नहीं, मुंह जुबान ही कोई नहीं। और जिसके मुंह में जुबान नहीं है वो कैसा खामद है, जो बीवी से अपनी फीलिंग नहीं बताएगा, बीवी से पूछेगा नहीं। अब वो कैसा कपल है, उनका क्या रिजल्ट्स देखती हैं जो आपने 5 साल एक्सपीरियंस किया है? अच्छा, हमारे कल्चर के अंदर ना, अगर आपका बेटा शराब पी रहा है, आपका बेटा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, आपके बेटे को पहले कोई इश्क मशूकी का भूत सवार था, उसकी मोहब्बत नहीं मिली तो उसने खुद को तबाह कर लिया, अब उसका एक ही हाल पेरेंट्स को समझ आता है कि इसकी शादी कर दो। क्योंकि हमारे जो बड़े हैं उनको भी लगता है कि शादी कर दो। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि आप बीवी लेके आ रहे हैं, थेरेपिस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो पहले आके उसको फिक्स करे, जो पहले आके उसको चेंज करे। तो वहां पर आपको चाहिए कि पहले आप अपने बेटे का इलाज कराएं। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसकी शादी ना कराएं, पहले आप अपने बेटे का मुकम्मल तौर पर इलाज कराएं, फिर जाकर जो है वो आप उसके साथ किसी को भी, क्योंकि आप आने वाली जो बंदी है उसकी जिंदगी को भी तबाह कर रहे हैं। अगर तो ऐसा नहीं होता, आपने शादी कर दी, वो ड्रग एडिक्टेड था, मेरे ऐसे बहुत ज्यादा केसेस है, मेरी अपनी दोस्त है जिसका 3 महीने पहले 1 महीना शादी रही है, बाद में पता चला कि लड़का नशा क्या, उसने फर्स्ट नाइट भी जो है ना वो नशा नहीं छोड़ा, इतना वो मतलब एडिक्टेड था, लेकिन पेरेंट्स ने बताया ही नहीं कुछ, और 1 महीने के बाद जो है वो आपकी डिवोर्स हो गई है, ठीक है। तो तब पेरेंट्स जो हैं वो नहीं छोड़ देगा, बेटा ऐसा ही है, हमने शादी इसलिए की है, आप इसके साथ रहो, इसको ये वाली परेशानी वो वाली परेशानी है। तो वहां पर आप लोगों को ये बहुत समझाने की जरूरत है कि आप सिर्फ सामने वाले पर्सन की जिंदगी तबाह नहीं कर रहे, आप अपने बेटे की भी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, कि जो ऑलरेडी खुद को नहीं संभाल पा रहा, वो एक बीवी और नेक्स्ट फैमिली को कैसे संभाल पाएगा।
तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन को किसी भी तरह का कोई ज़हनी मसला है या वो किसी भी तरह का उसको मतलब बायोलॉजिकल भी है, तो उसका आखिरी हल शादी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि नहीं, इसका आखिरी हर चीज का हल जो है वो शादी, स्पेशली जब लड़के इस तरह के होते हैं। लड़की आप लेके आए और बताएं कि जी ड्रग एडिक्टेड है, उसको कहें कि जी लेके जाए, कोई भी नहीं लेके जाएगा, कोई भी नहीं लेके जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर जो है वो पेरेंट्स, जब बेटा इस तरह का नशे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और बेटा गलत इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, तो उसकी सारी चीजों पर पर्दा डाल के आप उसकी शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शादी के बाद छोड़ देगा। क्यों? हम ये समझते हैं कि शादी के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। कॉन्सेप्ट ये है कि बीवी की जिम्मेदारी आएगी, फिर बच्चों की आएगी। तो उनको ये नहीं पता कि ना वो जो शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो एक बीवी की कैसे जिम्मेदारी उठाएगा, फिर वो बच्चों की कैसे उठाएगा। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा पिसता है, कौन पिसता है? बीवी पिसती है, और उसके बाद बच्चे। सफर अल्टीमेटली बच्चे और बीवी करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी कौम को ये शऊर दिलाने की जरूरत है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि आपका बच्चा किसी भी गलत तरह की चीजों में मुलव्वस है तो प्लीज आप उसकी शादी ना करें। अल्टीमेटली आपके घर में सुकून और खुशहाली नहीं आने वाली, मजीद आप अपने घर में मजीद डिप्रेशन, मजीद स्ट्रेस और मजीद टेंशन लेके आएंगे। जो लोग नशा कर रहे हैं, क्या वो आपके पेशेंट हैं? बिल्कुल, हमारे पास ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है ना। आप नशे में कैसे जाते हो? नंबर 1, आपको कंपनी, स्मोकिंग से शुरू हुआ, लोगों ने कहा फन पार्टी। दूसरा, आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे थे, आप कुछ समझ नहीं आई, आपने कहा जी चलो ये वाला नशा इस्तेमाल करते हैं, दुनिया से आप फारिग हो जाएंगे। थर्ड, आपको ऐसे लगता है कि नहीं, ये मुझे एक कि प्लेयर लेने के लिए, ठीक है, लोग सिर्फ प्लेयर लेने के लिए जो है मैं अच्छा फील करता हूँ। हमारे पास कितने क्लाइंट्स है जो आते हैं, शुरू है आपका ऐसे ही होता है, या तो स्ट्रेस से शुरू होगा या तो आप प्लेयर लेने के लिए जो है ना इस तरफ आएंगे। तो पीछे जो आपका स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या रिलेशनशिप का कोई मसला है या डिवोर्स है, कुछ भी मसला है, तो अल्टीमेटली हल जो है वो हमारे पास ही है। क्यों? क्योंकि आपका ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, तो आपने उसको हील करने के लिए किसके पास आना था? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। लेकिन आप चले गए नशे की तरफ। आप पिछले इश्यूज भी आपके जितने हैं जिसकी वजह से आप नशे पर आए, वो वाले इश्यूज, और उसके बाद ये जो ड्रग का मसला है, आप ड्रग एडिक्टेड है, ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मिलके जो है वो इस इलाज, जो इस एक नशे का इलाज है वो करते हैं। मेरा 2.5 साल का बच्चा है, मैं उसको अगर कहता हूँ ना महद ये ना करो या ये ना करो, ये ना करो, जब उसे मैं टोकता हूँ तो मेरे घर की जो माइयाँ हैं, बड़ी हैं, वो सारी कहती हैं इन्हों ना टोकेगा, गल तो बच्चे ने टोकी तो सहम जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इसको आप कैसे देखती हैं? आपके जो घर के बड़े हैं वो ठीक कह रहे हैं, उसका यानी कॉन्फिडेंस ठीक कह रहे हैं। अब वो सॉकेट में दे रहा है उंगली। नहीं सर, अब वो ठीक कह रहे हैं। हमारी ना ये हमारी वायरिंग ही गलत हुई है, हमारी ट्रेनिंग गलत है ना। बच्चा जो है वो 2.5 साल का, आप उसको 100 दफा कहें, आप कह रहे हैं मैंने 3 दफा कहा, उसको 100 दफा के कल सो फिर सॉकेट के पास जाएगा। 2.5 साल का बच्चा कभी भी वो नहीं करेगा जो आप अपने मुंह से बोलते हैं। बच्चा हमेशा वो करता है जो आप उसके सामने उसको करके दिखाते हैं, एक्शंस। मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं बच्चा ये नहीं करता। मैं इसे पूछती हूँ बच्चा मेरा फोन बहुत यूज करता है, मैं कहती हूँ आप यूज करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तो अगर आप फोन यूज करें तो आप बच्चे को जो है वो बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप फोन यूज ना करें। बच्चा अगर सॉकेट के पास आ रहा है तो आपको वहां पर कोई टेप लगानी चाहिए, कुछ और चीज करनी चाहिए। तो आप वहां पर बच्चे से कहेंगे वर्बली, उसको तो पता भी नहीं है नुकसान क्या चीज है। उससे आप पूछे सॉकेट क्या है, उससे पूछे बिजली क्या है। 2.5 साल के बच्चे से आप पूछ रहे बिजली क्या है, वो जो आपकी घर की माइयां बात करें वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। जब कोई बच्चा कोई भी काम कर रहा है, आप उसको एकदम से डांट के रोकेंगे ना तो बच्चा वाकई सहम जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम होगा। और उस बच्चा एक्सप्लोर करने के लिए आया, शुरू में उसको किसी चीज का नहीं पता। हम कहते हैं बच्चा हर एक चीज को एक्सप्लोर करता है, तोड़ता है चीजों को, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि पर्दे क्या है, सॉकेट क्या है, ये कैमरा क्या है, ये टेबल क्या है, उसको नहीं पता। तो वहां पर आपने बच्चे को टोकना नहीं है, आपने बच्चे के लिए कोई और ऐसी एक्टिविटीज में उसको एंगेज करना है कि वो सॉकेट की तरफ जाए ही ना। अब वहां पर टेप लगाएं। और इसके अलावा भी मैं कहती हूँ आपके घर में बच्चा आपका टेबल तोड़ा है, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, किसी ने गिलास भी तोड़ दी तो माँ ने जाके इतनी जोर से थप्पड़ लगाए। मैंने तो अपने मॉल्स पर पढ़े लिखे पेरेंट्स को ये हरकतें करते हुए देखा है कि अगर बच्चा कोई चीज मांग रहा है, वर्बली आप कह रहे हैं मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, समझ नहीं आती उसको, वाकई समझ नहीं आती। कैसे उसको समझ आ सकती है? जब आप 2.5 साल के थे आपको सारी चीजें समझ आ गई थी। बच्चा पैदा होते आइंस्टाइन नहीं है, ठीक है। बच्चा वो उसको सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, आपकी एक्शंस, आपकी बिहेवियर। आप हंसेंगे, बच्चे को पता है हंसना ऐसे है, स्माइल ऐसे करनी है। आप जैसे जैसे जहां जहां जाएंगे बच्चा आपके पीछे वैसे वैसे जाएगा। बच्चे को आपकी जुबान समझ नहीं, तो उसके सामने अगर आपने उसको कोई चीज सिखानी है वो करना शुरू कर दें, मुंह से ना बोलें।
करना शुरू कर। मैंने सर्दियों में वो हीटर मिलते हैं जो आप बिस्तर के करीब रख सकते हैं, तो वो रखा हुआ था, तो वो ना उसके करीब जाता था। एक दफा मैंने उसका हाथ पकड़ के उसका थोड़ा सा ज्यादा करीब किया जहां से उसको उसकी गर्माइश ज्यादा महसूस हो, तो फिर उसके बाद ना वो उसके करीब नहीं गया। उसको सेंस बगी कि हाँ ये चीज मेरे लिए तकलीफ दे है। वो फिर वो चाय के कप को टच करता था। एक दफा मैं उसके मैंने हाथ लगवा दिया, फिर आज तक वो चाय के कप करीब नहीं गया। अब मैं उसको करंट लगवा नहीं सकता। नहीं सर, करंट आपने लगवाना भी नहीं है, अल्लाह ना करे। मैं तो आपको कह रही हूँ, मैंने तो पहले कहा है कि सॉकेट पर अपनी टेप लगाएं। आप उसको सॉकेट के पास ना जाने दें। मैंने ये नहीं बोला कि आप उसको सॉकेट के पास जाने दें। मैं ये सिर्फ ये बात कर रही हूँ, बच्चा गलत काम कर रहा है, उसको इस तरह से डरा धमका के 2 थप्पड़ लगा के गुस्से से बोल के उसको नहीं, प्यार से कहते हैं ये बेटा ना करो, बेटा ना करो, ना करो। सर उसको समझ नहीं आएगी। मैं दोबारा से बात, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैंने आपको उसका हल बता दिया। बच्चा अगर किसी भी ऐसी नुकसानदेह चीज की तरफ जा रहा है, किसी और तरफ डाइवर्ट करें, उसके सॉकेट में आप देखिए ना, आप उसके सॉकेट में लगा दें, टेप्स लगा दें, बच्चों को किसी और तरफ डाइवर्ट कर, उसका वाकई ख्याल रखें कि वो सॉकेट के पास ना जाए। मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन उसको वर्बली कुछ समझ नहीं आएगा। आप कहेंगे मैंने उसको समझाया है, बुझाया है, ना जाओ ना जाओ, उसको तो ये भी नहीं पता नो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो। बच्चे को एक चीज आप हमेशा याद रखें, ये कभी अपनी स्टेटमेंट ये ना करो, ये ना करो, नो नो नो। आपको ऐसी स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए कि इसको इस तरह करने से ये होता है, ये करके दिखाएं। जैसे आपने पहले बताया ना कि अगर आप उसको कहते कि आपने हीटर के पास नहीं जाना, उसको नो का मतलब ही नहीं पता, उसको हीटर का भी मतलब नहीं पता, लेकिन आपने उसको करके दिखाया। उसका हाथ पकड़ा, उसको हीट दई, यहाँ पर के अगर करीब जाओगे तो हीटर जो कि आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, तो इससे आपको पेन होगा। अब बच्चे को वहां से पेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो बच्चे ने, आपने उसको करके दिखाया, उसने सीख लिया। आप उसको 20 मिनट बिठाते और आप उसको कहते बेटा आपने हीटर के पास नहीं जाना, आप जल जाओगे, बच्चे को समझ आनी थी? नहीं आनी थी। तो आपने बच्चे को कोई भी चीज सिखानी है, उसको वैसे ही एक्ट करके दिखाएं, बच्चा जो है वो सीख जाएगा। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ बाबा हजरात हैं जो जिन्नात निकालते हैं, तो हमारे जो आपके पास ये लोग आते हैं, तो वो मेंटली इल होते हैं या कोई जिन्नात वाला मामलात भी होते हैं? हमारे पास जितने भी लोग हैं ना, वो पीर बाबाओं से जब होके आते हैं ना, और जिन्नात भी उनके नहीं निकलते, फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनके जिन निकालते हैं। किस तरह, पैसे ले लेके निकालते हैं या सर पैसे के बगैर तो पैसे के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है ना, जाहिर उनसे पैसे लेंगे, उस तरह उनका जिन निकलेगा पैसे लेके देकर, या वो नॉर्मल से पैसे हैं? नहीं सर, नॉर्मल आपकी डॉक्टर की फीस होती है, वो सेशंस होते हैं, हमारा ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशन पैसे ले लेते हैं कि उनका जिन ही निकल जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है। जितने नॉर्मल डॉक्टर की फीस है, या फिर आप देखें ना मेडिकेशंस हैं, देखना ये पड़ता है कि आपका जो मेंटल इशू है वो कितना सवेयर है, मेडिकेशन साथ साथ चलेंगी, आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर की तो जरूरत नहीं है, या किस तरीके से जो है वो कितना लंबा प्रोसेस चलेगा, फिर आपका एक्सपेंस जो है ना वो डिसाइड होता है कि कितना एक्सपेंस आएगा। लेकिन ये जिन्नात पे बिलीव है आपका कि होते हैं लोगों को, या आज तक जितने भी लोग देखे वो सारे मेंटली इल थे? नहीं, हमारे पास जितने आए हैं उनमें तो मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा कि जिसमें ये हो कि वाकई कुछ जिन्नात का मसला हो, लेकिन वैसे ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट तो करती हैं। हाँ, कुरान मजीद, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास जितने लोग आए हैं उनको जिन्नात को, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि क़यामत के दिन ये ऐसे हवास बाख्ता होंगे जैसे इनको किसी जिन्नात ने छू लिया हो, यानी कि जो वो मंजर पेश कर अल्लाह के, अगर कोई जिन्नात आपको टच करे तो आप हवास बाख्ता हो जाएंगे। तो यहाँ तो पूरा जिन उतर जाता है हमारी लड़कों में। जिन बिल्कुल एग्जिस्ट तो करते हैं, हम इसे डिनाई नहीं करते, ठीक है, अल्लाह ताला की मखलूक है। लेकिन बात यह कि मेरे पास जितने अब तक पेशेंट्स आए हैं, या जो मेरे इर्द गिर्द के मेरे सीनियर्स हैं, तो कभी ऐसी डिस्कशन हुई नहीं कि जहाँ पर बताया नहीं उसको वाकई में लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर किसी जगह कर रहे हैं, उसे जिन पड़ जाता है, इस तरह का केस देखा आपने? नहीं सर, मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। नहीं। लड़के को नहीं, मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। इसको कोई जिन्नात है, नहीं, मैंने इवन तो अपने सर्कल में भी ऐसे केसेस नहीं सुने। हम कॉन्फ्रेंसेस पर जाते हैं, लोग अपने केस प्रेजेंट करते हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। अगर किसी को जिन्नात पढ़ने हैं तो उन्हें आपके पास आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, एक दफा डायग्नोसिस तो करवाए ना, एक जिन जरा हम भी निकाल के देखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू।